हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग राज्य विधानमंडल को देखने का काम करेंगे। उस टॉपिक को हम बहुत नटसेल में आपको समझाने जा रहे हैं ताकि विधानमंडल के संदर्भ में जो आवश्यक जानकारी है वो आप तक पहुंच जाए कम शब्दों में, कम समय में। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। हम लोग समझते हैं इसको, ये क्या है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। इसका अर्थ हुआ कि जिस तरीके से केंद्र में एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है, ठीक उसी तरीके से राज्यों में भी उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया है। और राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका या फिर विधायिका है, जो कि राज्य सूची में, सामान्य शब्दों में अगर हम लोग कहें तो राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का काम करती है। भारत के संविधान के आर्टिकल 168 से लेकर के 212 तक और भाग 6 में राज्य विधानमंडल के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168 के अंतर्गत आता है। और भारत के संविधान का जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उसके आधार पर राज्य का विधानमंडल का जो स्वरूप है वो दो प्रकार का हो सकता है। या तो वह यूनिकैमरल मतलब कि एक सदनीय हो सकता है, या वह बाईकैमरल या द्विसदनीय हो सकता है। ठीक है, अगर ये एक सदनीय व्यवस्था है, यूनिकैमरल है, तब राज्य विधानमंडल का निर्माण जो होगा वो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के होगा। अगर इसका स्वरूप एक सदनीय है तो राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के होगा। और अगर व्यवस्था द्विसदनीय व्यवस्था है तो विधानसभा निश्चित तौर पर होगा और गवर्नर भी होंगे, लेकिन इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधान परिषद भी शामिल हो जाएगा। तो दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद, और राज्यपाल एक सदनीय हो या फिर द्विसदनीय व्यवस्था हो, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग इसलिए होते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि सदन में जब विधेयक पारित होती है तो राज्यपाल के पास जाती है पारित होने के बाद, और जब उनकी सहमति हो जाती है, उनका कंसेंट हो जाता है, तब वो जाकर के विधान में परिवर्तित होता है। तो विधायिका पूर्ण ही नहीं होगा अगर राज्यपाल नहीं होंगे। तो ये इसके अभिन्न अंग होते हैं। ये और बात है कि वो न तो विधानसभा के सदस्य होते हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य होते हैं। तो भारत में इस तरीके का व्यवस्था किया गया। भारत के संविधान के तहत वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, और ये विधान परिषद जिन राज्यों में है वो राज्य हैं बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। और द्विसदनीय व्यवस्था में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है ये होती है अपर हाउस या उच्च सदन, और लोअर हाउस के तौर पर विधानसभा की मौजूदगी निश्चित तौर पर होती है। हालांकि जब संविधान लागू हुआ था तो आर्टिकल 168 के तहत 8 भारतीय राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में तमिलनाडु, आंध्रा, पंजाब और वेस्ट बंगाल में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 8 था शुरुआत में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, पंजाब में और वेस्ट बंगाल में, लेकिन इनमें फिर खत्म कर दिया गया था। हालांकि आंध्र प्रदेश में 2007 में फिर से उच्च सदन के तौर पर विधान परिषद को स्थापित करने का काम किया गया। ठीक है, और जब 2013 में तेलंगाना राज्य बना, आंध्र प्रदेश को काट करके या उससे अलग करके, तो तेलंगाना में भी उच्च सदन के तौर पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को रखने का काम किया गया।
तो वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां की द्विसदनीय व्यवस्था है। यहां पर यह भी जान ले कि जब आर्टिकल 370 एग्जिस्ट कर रहा था, जब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो उसको विशेष सुविधा या प्रावधान या अलग संविधान दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय व्यवस्था थी, लेकिन 370 के समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर का वो स्टेटस भी खत्म हो गया। तो खैर यहां अभी बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना 6 ऐसे राज्य हैं जहां की द्विसदनीय व्यवस्था है। यहां पर हम लोग ये भी देख लें कि राज्य विधानमंडल, जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल आता है, अपर हाउस के तौर पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो 168 आर्टिकल में ये है, तो आर्टिकल 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और आर्टिकल 170 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर राज्य का विधानसभा आता है। तो ये इसकी संरचना होती है राज्य विधान मंडल का। अब हम लोग आगे दोनों सदनों के संदर्भ में कुछ बेसिक बातें समझ लें, और दोनों को हम लोग एक साथ, जो उसके मुख्य बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, हम सिर्फ वहीं पर फोकस करेंगे, ताकि क्वेश्चन जब आए तो हम लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो एक सदनीय और द्विसदनीय हो सकता है। द्विसदनीय में इस तरीके से निर्माण होगा और एक सदनीय व्यवस्था में इस तरीके से निर्माण होगा। मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक सदनीय या द्विसदनीय दोनों ही प्रकार की व्यवस्था में निश्चित तौर पर कायम होगा। 168, 169 और 170 इतना को समझिए। इसके बाद दोनों जो इसके सदन हैं, इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी हासिल कर ले, जहां से क्वेश्चन आता है। तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, और 169 और 170 मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसको जान लें। आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद के गठन या समापन का प्रावधान है। इसके लिए संविधान में व्यवस्था यह है कि संसद यदि चाहे तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है, या यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो उसको समाप्त कर सकती है। मतलब इसकी स्थापना और समापन का अधिकार भारत की संसद को है। जैसा कि हम लोगों ने भी बताया कि 2007 में आंध्र प्रदेश में फिर से विधान परिषद को शामिल किया गया, या विधान परिषद की स्थापना की गई, जबकि पहले वहां पर खत्म कर दिया गया था। तो संसद के हाथ में यह अधिकार होता है कि वो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उसका समापन कर सके। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि संबंधित राज्य का विधानसभा इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित करे 2/3 बहुमत से, और 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करके कि उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है या फिर उसको समाप्त करना है, अगर वो संसद को भेजता है, तब संसद सिर्फ सामान्य या साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से इस कार्य को अगर कर देती है, मतलब कि उस प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर उसका समापन हो सकता है। ठीक है। और अगर ऐसा कार्य संसद के द्वारा किया जा रहा है विधानसभा के 2/3 से बहुमत पारित प्रस्ताव के आधार पर, तो फिर इस संदर्भ में आर्टिकल 368 के तहत इसको संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि विधान परिषद की स्थापना या समापन संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि यह 368 से परे है। अब हम लोग इन दोनों शब्दों के विषय में थोड़ा और कुछ जानकारी हासिल कर लें। विधान परिषद, विधानसभा। विधानसभा जो है ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, और ये अस्थायी सदन है, और इसकी प्रकृति जो है वो राज्यसभा के समान है, और इसकी प्रकृति लोकसभा के समान है। अस्थायी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि
ये जो सदन है ये पहले बैठक से लेकर के सामान्य स्थिति में जब तक कि सदन में बहुमत हो ये 5 वर्षों तक काम करती है, जबकि ये अस्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल भी निश्चित है, ये 6 वर्ष का होता है। लेकिन सदन जो है वो परमानेंट होती है, 6 साल एक सदस्य का कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें व्यवस्था ये भी है कि प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो अवकाश मुक्त होते चले जाते हैं और द्विवार्षिक चुनाव के माध्यम से जितने सदस्य अवकाश मुक्त हुए हैं उनका फिर से चयन कर लिया जाता है विधान परिषद में। तो ये अस्थायी सदन और ये अस्थायी सदन, सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 साल और सामान्य रूप से इनका कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्षों का होगा। विधानसभा का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता के द्वारा होगा, मतलब ये वयस्क मताधिकार के ऊपर निर्भर करता है या वयस्क मताधिकार के आधार पर चयनित सभा होती है, जिसमें कि 18 या उससे अधिक उम्र के सभी पुरुष सभी महिला बिना किसी भेदभाव के मतदान में हिस्सा लेते हैं। और चुनाव कराने के लिए राज्य को उस राज्य की आबादी के आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से चयनित होता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से चयनित सदन होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में और जान लें कि अलग अलग राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या अलग होती है। रीजन ये है कि विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है और जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना को रखा गया है। और चूंकि अलग अलग राज्यों की आबादी अलग अलग है, इस कारण से इसकी जो सदस्य संख्या है वो अलग अलग होती है। वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है वो यूपी में है, जहां की विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है और सबसे कम प्रतिनिधित्व वाला राज्य जो है वो सिक्किम है, जहां की 32 सदस्य विधानसभा में होते हैं। ठीक है, यहां पर देख लें अप्रत्यक्ष चुनाव, इसके बाद कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें प्रोविजन यह है कि विधान परिषद के कुल संख्या का 5/6 मतलब 5/6 भाग के बराबर जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा और रेस्ट जो 1/6 सदस्य बचते हैं वो राज्यपाल के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, समाज सेवा और साथ ही साथ सहकारी सेवा में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले व्यक्तियों में से होता है। ये बातें कमोबेश वैसे ही हैं जैसे कि राज्यसभा में जिन 12 लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन होता था वैसा ही है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि राज्यसभा में शामिल होने वाले जो या मनोनीत होने वाले जो सदस्य होते हैं वो सहकारी सेवा से नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर सहकारी सेवा से या सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति को भी राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी संख्या क्या होगी, तो इनकी संख्या जानने से पहले हम लोग इधर जान लें। भारत के संविधान के अनुसार विधानसभा का जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम 500 हो सकता है और न्यूनतम 60 हो सकता है। अधिकतम 500 और न्यूनतम ये संख्या 60 हो सकती है। लेकिन भारत के संविधान में इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की विधानसभा है और उनकी सदस्य संख्या इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है, जैसे कि पांडिचेरी, यहां पर सदस्यों की संख्या 30 है। दूसरा सिक्किम, यहां पर 32 है। तीसरा अरुणाचल प्रदेश, जहां की संख्या 40 है।
इसके अलावा गोवा, यहां भी संख्या इनकी 40 है, और साथ ही साथ मिजोरम, यहां भी इनकी संख्या 40 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो न्यूनतम संख्या है 60, उनसे इन राज्यों के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम है। इसीलिए जब इन्हें राज्य के तौर पर स्थापित किया गया था, तब संविधान में संशोधन व्यवस्था के अनुसार किया गया था, क्योंकि इनके निर्माण में आर्टिकल 170 क्लाउज 1 का ये जो प्रोविजन है कि मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 होने चाहिए, उस क्राइटेरिया को चूंकि ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो संविधान के व्यवस्था का चूंकि वायलेशन हो रहा है, इसलिए विशेष तरीके से या संशोधन करके इनको राज्य बनाया गया। तो ऐसे अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए समझे, तो सबसे अधिक, जैसा कि हमने बताया कि 403 राज्यों में सबसे ज्यादा विधानसभा का प्रतिनिधित्व यूपी में है, राज्य में सबसे कम सिक्किम में, लेकिन ओवरऑल सबसे कम विधानसभा के सदस्यों की संख्या पुदुचेरी में नजर आता है। तो ये चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों में 30 सबसे कम, ठीक है, राज्य में सबसे कम यहां और राज्य में सबसे ज्यादा यूपी में। तो ये चीजें स्पष्ट हो गई। अगर तो हम लोग अब इधर देखें, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ये डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली। इनकी संख्या क्या होगी? तो इनकी संख्या निर्भर करती है कि उस राज्य में विधानसभा का सदस्य संख्या कितना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का मैक्सिमम 1/3, ठीक है, मैक्सिमम उस राज्य में विधानसभा का जो सदस्य संख्या है उसका अधिकतम 1/3, लेकिन यह संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन 1/3 बट नॉट लेस देन 40। ये विधान परिषद की सदस्य संख्या होती है किसी राज्य में जहां की उच्च सदन के तौर पर विधान परिषद मौजूद होता है। तो ये इनकी संख्या के संदर्भ में। फिर हम बता रहे थे कि इनका चुनाव इस तरीके से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। मान लीजिए जैसे बताया कि कुल संख्या का, अगर विधान परिषद का कल्पना कर ले कि कुल सदस्य संख्या अगर 96 है, तो इसका 5/6 मतलब कि 80, ये जो होगा ये एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा, जिसमें इसके जो निर्वाचक है जो शामिल होंगे, हम बताएंगे कि ये कौन कौन होंगे। और 1/6 जो होगा वो राज्यपाल के द्वारा, 1/6 मतलब 16 आउट ऑफ 96, तो 80 इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इनडायरेक्टली, और 16 जो होंगे 1/6 ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम समझे कि ये जो इनके इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें कौन शामिल है। तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज में जो टोटल संख्या है 96, इसका 1/3 उस राज्य के जो विधानसभा सदस्य होंगे उनके द्वारा ये सदस्य या विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। तो 1/3 90 का कितना होगा? 32। इसी तरीके से 1/3 जो होंगे वो उस राज्य में जो स्थानीय निकाय होगा, लोकल बॉडी होगा, जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर निगम, ठीक है, जिला बोर्ड, उनसे बनने वाले निर्वाचक मंडल से। तो 1/3 स्थानीय निकाय से, मतलब ये 32। फिर कहता है कि टोटल संख्या का 1/12 उस राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों से कोई भी ग्रेजुएट जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुका हो, उनसे बने हुए वोटर के माध्यम से विधान परिषद के सदस्यों का संख्या चुना जाएगा। तो 96 का 1/12 मतलब 8, और 1/12 जो होंगे वो चुने जाएंगे उस राज्य में माध्यमिक शिक्षा संस्थान या उससे ऊपर के शिक्षा संस्थानों में कार्यरत वैसे शिक्षकों के द्वारा जिन्होंने कम से कम 3 साल से पढ़ाने का काम किया हो, या 3 साल से लगातार वो पढ़ा रहे हो, तो 3 साल पुराने शिक्षकों के द्वारा। तो ये संख्या 8। अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो ये 80 आएगा, प्लस 16
96। तो 5/6 इनडायरेक्टली इस इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें 1/3 उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जा रहे हैं, 1/3 टोटल मेंबर का स्थानीय निकायों से बने हुए निर्वाचक मंडल से बन रहा है, 1/12 टोटल नंबर का ये उस राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय के 3 साल पुराने स्नातक या ग्रेजुएट से बने हुए निर्वाचक मंडल के द्वारा, और 1/12 जो है वो 3 साल पुराने हाई स्कूल या उससे ऊपर के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों से। तो ये इनका चुनाव का प्रक्रिया होता है और ये इनका कुल सदस्य संख्या है। पहले हम आपको बता चुके हैं कि विधान परिषद 6 राज्य में है, उसकी स्थापना या समापन संसद करेगा, बशर्ते कि उस राज्य का विधान सभा 2/3 बहुमत से इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करे। सदस्यों का कार्यकाल भी आपको बता दिया कि ये अस्थायी सदन है, सामान्य तौर पर 5 साल और इनका 6 साल, लेकिन हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर होते चले जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो जान लेना चाहिए, क्योंकि ये राज्य की विधायिका है तो जाहिर सा बात है कि इनका काम जो होगा वो विधान बनाना होगा। ठीक है, तो विधान बनाने संबंधी प्रक्रिया को अगर देखें तो साधारण विधेयक, अगर साधारण विधेयक के संदर्भ में देखें तो हम सब जानते हैं कि साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल विधानमंडल के किसी भी हाउस में, अगर द्विसदनीय व्यवस्था है तो किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, और अगर एक सदनीय व्यवस्था है तो जाहिर सा बात है कि विधानसभा में ही रखा जाएगा। दोनों सदनों में पारित होने के बाद ये जाता है राज्यपाल के बाद और उनकी सहमति से फिर वो काम पूरा होता है। तो मान लीजिए कि द्विसदनीय विधान मंडल है, विधेयक आमतौर पर विधानसभा में ही रखा जाता है, यहां से पारित होकर के ये अगर काउंसिल या परिषद में जाता है तो ये क्या करेगी, ये पहला काम पारित कर दे, दूसरा इसको अस्वीकृत कर दे, या तीसरा संशोधन सहित पारित करे, या चौथा इसको 3 माह तक रोक कर रखे। यहां एक बात जान ले कि संसद के केस में दूसरा सदन ऑर्डिनरी बिल को 6 माह तक रोक सकता था, यहां 3 माह तक रोक सकता है। पारित कर देगा तो काम खत्म हो जाएगा, अस्वीकार कर देगा तब भी इस विधेयक पे निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा को ही होगा। तो सिर्फ ये इनके द्वारा जल्दबाजी में पारित विधेयकों को रोक करके विचार करने के लिए या गलतियों को सुधारने का मौका देता है, पूरा का पूरा अधिकार विधानसभा के हाथ में ही है। अगर ये संशोधन करके पारित करती है तब भी ये विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको स्वीकार करे या ना करे। अगर संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो संशोधन सहित पारित कर देगी, अन्यथा नहीं अगर स्वीकार करती है तो जैसे इसने भेजा था वैसे ही पारित कर देगी। इसके अलावा यह है कि ये तीनों काम ना करके दूसरा सदन जो यहां पर विधान परिषद है, ये विधेयक को 3 माह तक रोके रखती है। 3 माह के बाद विधानसभा उस विधेयक को उसी रूप में या फिर परिवर्तित रूप में दोबारा जब काउंसिल को भेजती है तो इस बार वो इस विधेयक को मैक्सिमम 1 महीना तक रोक सकते हैं। 1 महीना की अवधि गुजरने के बाद यह मान लिया जाता है कि विधेयक वैसे ही पारित हो गई है जैसे कि विधानसभा ने पारित करके दूसरी बार विधान परिषद को भेजा था। तो इसका मतलब कि ये 2 चरणों में मैक्सिमम साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा अधिकार विधानसभा का होता है। यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि संसद के केस में दोनों सदनों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट मीटिंग राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता था, लेकिन यहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूरा का पूरा अधिकार विधानसभा के हाथ में ही होता है, तो यहां पर कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती है। अब कल्पना कर लें कि विधेयक पहले, चूंकि साधारण विधेयक है और किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, यहां से पारित होकर के पहले यहां रखा गया
इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल, ठीक है, और यहां से पारित होकर के यहां आया, लेकिन विधानसभा अगर उस विधेयक को अस्वीकृत कर देती है तो विधानसभा के अस्वीकृति के साथ ही ये विधेयक खत्म हो जाएगा। मतलब यहां भी यही समझ में आ रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भूमिका साधारण विधेयक पर भी नजर नहीं आता है। अब यही विधेयक अगर धन विधेयक हो तो धन विधेयक आप सब जानते हैं 198 में यहां पे प्रोविजन है। धन विधेयक आप सब जानते हैं कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पहले विधानसभा में ही रखा जाएगा। विधानसभा से पारित होकर के जब ये परिषद में जाएगा तो परिषद को 3 अधिकार प्राप्त होंगे। पारित करने का, पारित करे, दूसरा संशोधन सहित पारित करे, या तीसरा 14 दिन तक रोक के रखे। मतलब यहां पर साधारण विधेयक की तरह धन विधेयक को ये अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि पहले पारित कर दे, या है कि संशोधन सहित लेकिन पारित करे। तो यहां ये फिर जान ले कि अगर ये संशोधन करते हैं तो इनके द्वारा किए गए संशोधन को मानने के लिए विधानसभा बाध्य नहीं होती है। और अगर ये दोनों काम ना किया जाए और धन विधेयक को रोक करके रखा जाए तो 14 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद यह मान लिया जाता है कि धन विधेयक वैसे ही पारित हो गया है जैसे कि विधानसभा ने पारित करके परिषद को भेजा था। इसके बाद औपचारिकता मात्र पूरी करने के लिए इसको राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि राज्यपाल इस पर पूर्व अनुमति दे रखे होते हैं। इसलिए धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, बल्कि अब उस पर वो सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये दोनों का हम लोग तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं। अब इसके बाद कुछ बातें बिल्कुल कॉमन हैं। दोनों सदनों को संचालित करने के लिए एक प्रमुख होगा। तो विधानसभा में वह अध्यक्ष या स्पीकर कहलाएगा, और विधान परिषद यदि है तो वहां पर वो चेयरमैन या सभापति कहलाएंगे, ठीक है। और अध्यक्ष या सभापति इन दोनों को सदन अपने सदस्यों में से ही चुनता है। इन दोनों को सदन अपने सदस्यों में से ही चुनता है, और इनको हटाने के लिए भी सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। 14 दिन पूर्व सूचना देकर के इनको कभी भी हटाया जा सकता है। राज्यसभा से अगर थोड़ा सा इसको तुलना करके देख लें हम लोग, तो राज्यसभा में जो सभापति होते थे वो एक्स ऑफिसियो होते थे। मतलब कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होते थे उनके संदर्भ में आर्टिकल 64 में प्रोविजन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। लेकिन यहां पर पदेन सभापति की बात नहीं होती है, बल्कि सदन इस कार्य के लिए अपने सदस्यों में से ही चुनता है, ठीक है। तो अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, और यहां पर उपसभापति, ये सभी सदस्य जो हैं वो अपने में से ही चुने जाएंगे। और अगर इनको रेजिग्नेशन देना हो तो एक दूसरे को संबोधित करके ये अपना रेजिग्नेशन या अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और ये प्रक्रिया वाइस वर्सा कहलाती है। तो राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है, और इसकी भूमिका बिल्कुल वैसे ही नजर आती है, थोड़े बहुत अंतर के साथ, जैसा कि संसद का नजर आता है। क्योंकि संघीय व्यवस्था में जिस तरीके से संघीय विधायिका होती है उसी तरीके से राज्य की विधायिका भी होती है, जो एक सदनीय भी हो सकती है और 2 सदनीय भी हो सकती है। इस वीडियो में हम लोगों ने जो अभी तक बात की, यहां से कमोबेश इतने ही एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज जो हमको याद आता है यही बता दें, आर्टिकल 174 में इसका सेशन का बात किया गया है। तो सेशन जैसे संसद का है कि 2 सत्रों के बीच में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, वर्ष में कम से कम 2 सत्र आयोजित होनी चाहिए, ये बातें यहां पर भी हैं। और जिस तरीके से संसद में वर्ष में 3 सत्र हो जाता था, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहां भी नजर आती है। तो अगर आप संसद को अच्छे तरीके से देखे हुए हैं तो वही व्यवस्था यहां पर भी नजर आता है। आर्टिकल 168 विधानमंडल, 169 अपर हाउस विधान परिषद, 170 लोअर हाउस विधानसभा।
79 संसद, 80 राज्यसभा अपर हाउस, 81 लोकसभा। तो इस तरीके से इसके प्रमुख अनुच्छेदों को भी आप याद रख सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जो व्यवस्था है वो भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और जान लें कि विधानसभा, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, विधानसभा के संदर्भ में प्रोविजन ये था कि आर्टिकल 332 के तहत उस राज्य की आबादी के आधार पर विधानसभा के कुल सदस्य संख्या जो निर्धारित होंगे, उस निर्धारित संख्या में उस राज्य में एसटी और एससी की जो संख्या होगी, उनकी संख्या के अनुपात में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का भी प्रावधान होगा। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 333 के तहत यह प्रावधान था कि यदि राज्यपाल यह महसूस करे कि राज्य के विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है, तो एक एंग्लो इंडियन को वो नॉमिनेटेड कर सकते थे। क्यों बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद बताएंगे। हालांकि भारत के संविधान में जब 23वां संशोधन किया गया तो इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था भी किया गया था कि राज्यपाल अगर आवश्यक समझे तो एक से अधिक एंग्लो इंडियन को भी विधानसभा में वो नॉमिनेट कर सकते थे। हालांकि एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई, क्योंकि भारत के संविधान में 104वां जो संशोधन किया गया, इस संशोधन के द्वारा विधायिका में, केंद्रीय विधायिका या संघीय विधायिका या राज्य की विधायिका में एससी और एसटी के आरक्षण का सीमा तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, 2020 से 2030 तक कर दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियन का भी जो प्रोविजन था इसी अनुच्छेद में उसको खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि अब राज्य के विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि लोकसभा में 2 लोगों को करने का प्रोविजन था वो खत्म किया गया। और ये संसद वाली बात या फिर राज्य विधानमंडल वाली बात, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में वहां भी खत्म और लेजिस्लेटिव असेंबली में एक, ये सब व्यवस्था 104वें संशोधन के द्वारा ही किया गया। तो इस वीडियो के बाद हमको नहीं लगता है कि विधानमंडल से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे छूटने जा रहा है। यहां पर एक चीज और जो याद आ रहा है उसको ही बता दें कि 6 राज्य में विधान परिषद है, तो सबसे अधिक संख्या इसका यूपी में है 100, ठीक है, और सबसे कम इसकी संख्या है तेलंगाना में 40। अब जाकर के ये पूरा हो गया, सारी बातें मैंने बता दी जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए यूजफुल होगा। तो आप इसको पूरा देख लीजिए एक बार, आपके काम का सारा चीज यहां पर सामने आ गया है। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।